Start करें? Okay. So, hello learners, welcome back with this new lesson, and this is आपका case number 28, which is the part of our series, which is the most important judgment that transformed India, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 2018 का ये केस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, लैंडमार्क जजमेंट आया था इसके अंदर। ठीक है, सबरीमाला केस हम इसको बोलते हैं। रिमेंबर 2018 में बड़ा बवाल हुआ था इसको लेकर के, क्या विमेन्स को एंट्री दी जानी चाहिए सबरीमाला केस के, आई मीन जो टेम्पल है केरला के अंदर उसके अंदर, या फिर उनको नहीं एंट्री देनी चाहिए बिकॉज दे आर द वीमेन, है ना। सो जेंडर एस्पेक्ट इसके अंदर कवर किया, है ना। जो इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन था, बेसिकली उन्होंने इसके खिलाफ क्या किया, अपील की इन द कोर्ट कि क्यों भाई जो विमेन है एज्ड बिटवीन दी 10 एंड 50, उनको एंट्री क्यों नहीं दी जानी चाहिए भाई, बिकॉज ऑफ द कि वो जस्ट विमेन है इसलिए। तो इसने इस वाले केस ने किया क्या कि विमेन के राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन उसको अपहेल्ड किया। उसके अलावा जो सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशंस थे लॉर्ड अयप्पा के डिवोटीज को लेकर के, और जो एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी सबरीमाला टेम्पल में, उसको असेंशियल प्रैक्टिस का दर्जा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, यू कैन एलिमिनेट इट, तो जस्ट दे वाइप्ड आउट इट। ओके, नेक्स्ट कहा कि जो इसने रीअफर्म्स किया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रांसफॉर्मेटिव कैरेक्टर है, राइट, एंड जिसकी स्ट्रेंथ है वो ड्राइव होती है फ्रॉम द सेंट्रलिटी, जो कि डिपेंड है, बेस्ड है, वेस्टेड है फंडामेंटल राइट के अंदर। रिमेंबर, है ना, फंडामेंटल राइट। सो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी केस का भी जिक्र किया था, रिफर लिया था। और पुट्टा स्वामी केस जस्ट इसके पहले वाला केस ही हमने यहाँ पे देखा था, 27 केस है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पुट्टा स्वामी केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू प्राइवेसी को लेकर के वो वाला वर्डिक्ट आया था। ठीक है, तो ये सब हम इसके अंदर देखने वाले हैं, किस तरीके से क्या चीजें हुई, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, जिस तरीके से हम हमेशा देखते आ रहे हैं। फिर लीगल इश्यूज, आर्ग्यूमेंट्स एंड द जजमेंट एंड इंपॉर्टेंस, और उसका इंपैक्ट क्या रहा। ठीक है, इन द एंड क्विक समरी ले लेंगे टू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। सो सबसे पहले एकदम रिलैक्स हो जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंटरेस्टिंग केस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ जानने को सीखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपको क्या करना है ना। तो सबसे पहले तो देखो इसको लाइक कर दो, उसके बाद सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपकी मदद कर सके और भी ज्यादा, जितना भी हो सकेगा हम करेंगे। एक अनाउंसमेंट किया था हमने, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था यूपीएससी को लेकर के, तो इसके पहले वाली जो वीडियो है ना, जस्ट इसके पहले वाली, उसको जाकर के एक बार देख लो, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो एक बार उसको देख लेना, उसके बाद आप जो है कंटिन्यू कर सकते हो, जो भी आपको करना है उसको देखने के बाद आप डिसाइड करना, इट्स योर डिसीजन, इट्स योर कॉल। सो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, एक तो मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा जो बेसिकली इसके अंदर जो इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन था, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन, ठीक है, ये क्या थे, बेसिकली दे आर द पिटिशनर्स, इन्होंने पिटिशन डाली थी। एंड स्टेट ऑफ केरला क्या था, स्टेट ऑफ केरला द रिस्पोंडेंट, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था इस केस को लेकर के। ठीक है, तो केस क्या था कि जो विमेन की एंट्री है सबरीमाला टेम्पल के अंदर, जो विमेन्स 10 ईयर्स से 50 ईयर्स ऑफ एज के बीच की है, बीच में है, उनको एंट्री नहीं दी जाती थी सबरीमाला टेम्पल के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपका कॉन्टेक्स्ट बना देगा, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सके कि यस व्हाट आर द करंट सिचुएशन, हुआ क्या एक्चुअली। जब कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, ठीक है। देखो की बात क्या हुआ, 1955-56 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, राइट। तो देखो सबसे पहले तो लॉर्ड अयप्पा जो है, ये एक आपके सेलिब्रेट है, राइट। तो ये बहुत ही ग्रेट एंटिक्विटी है जो कि स्टेट ऑफ केरला में है। ठीक है, तो 1955 एंड 1956 में दो नोटिफिकेशंस जारी किए गए बाय द ट्रावनकोर देवोसम बोर्ड। ठीक है, क्या कहा मैंने, 1955-56 में दो नोटिफिकेशन जारी किए गए बाय द ट्रावनकोर देवोसम बोर्ड। अब इन्होंने क्या करा, इसने प्रोहिबिट कर दी कि विमेन्स की एंट्री जो कि 10 साल से 50 साल के बीच में रिलाय मतलब है, वो बेसिकली उनकी एंट्री मंदिर के अंदर प्रोहिबिट है टोटली। ठीक है, पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज क्या हुई कि जो 1965 में ना केरला हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप, जो कि केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप है, उसका रूल नंबर 3B जो था, उसने लीगली प्रोहिबिट कर दिया। यस, लीगली प्रोहिबिट कर दिया, फ्रेमिंग की गई बाय दी जो उनके पास पावर्स थी टू 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 बेसिकली इलेजिटिमाइज द एंट्री ऑफ द वुमेन। ठीक है, और ये लीगल था एकदम प्रॉपर। ठीक है, तो अब
कोई चीज अगर कानून बनाया गया है उसका बेस क्या रखा गया, इसको चैलेंज कर दिया गया इन द केरला हाई कोर्ट। इस वाले केस को हम बोलते हैं महेंद्रन वर्सेस सेक्रेटरी ट्रेवनकोर देवासम बोर्ड। 1992 में इसको चैलेंज किया गया सबसे पहली बार। फिर 2006 में क्या होता है, इसको 2006 कर लेना, इट्स नॉट 2002, इट्स 2006। ओके, तो 2006 में क्या हुआ कि जो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन थी, जो कि हमने अभी बताया, जो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन था, उन्होंने क्या किया उस टाइम पे, उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में बाय फाइलिंग अ पिटीशन अंडर आर्टिकल 32, जैसा कि किया जाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको आर्टिकल 32 चाहिए होता है ना। चलो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कौन सा आर्टिकल लगेगा, है ना। तो उस टाइम पे क्या कहा गया, डायरेक्शन दी गई टू द गवर्नमेंट ऑफ केरला बाय द कोर्ट कि जो देवासम बोर्ड है, उसके अलावा जो चीफ है तंत्री ऑफ जो सबरीमला टेम्पल के चीफ हैं, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उन वो इंश्योर करें विमेन्स और फीमेल डिवोटीज की एंट्री इन द टेम्पल। ठीक है, तो ये डायरेक्शन उनको दे दी गई। फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो मैटर था वो 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को बेसिकली उसकी ग्रेविटी ऑफ द इशू को देखा ना, कितना डीप क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रूशियल मैटर है। तो फिर उस मैटर को बेसिकली रिफर कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी फिर। तो अब इसके अंदर लीगल इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व रहे वो देखना है अपन को। सबसे पहला इशू देखो, सबसे पहली बात यहां पर की गई कि ये जो एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिस की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स, तो ये क्या ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी, ये क्या वायलेट करती है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 17 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एंड जब भी हम बात करते हैं ना रिलीजियोसिटी, रिलीजन, तो इसमें एक फैक्टर आता है, फैक्टर ऑफ मोरालिटी। तो आर्टिकल 25 एंड 26 जो है वो मोरालिटी को यहां पर हम बात करते हैं इसके अंदर, क्योंकि फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो ये सब चीजें, तो ये मोरालिटी के अंदर भी कवर नहीं होता क्या, ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले लीगल इश्यूज यहां पर इन्वॉल्व हुए। दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि माना कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास फंडामेंटल राइट है कि दे कैन डिसाइड कि दे हैव राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। दिस इज द फंडामेंटल राइट, वेरी बेसिक, सबको पता है इन चीज के बारे में। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन, एक लीगल इश्यू ये होता है कि जो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है, एस्पेक्ट है, क्या उसके अंदर विमेंस का एक्सक्लूजन इज नेसेसरी, विमेन को बाहर रखना, उनकी एंट्री ना होना, क्या ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होती है? देखो जब भी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के पास कभी भी कोई क्वेश्चन आता है ना रिलेटेड टू द, जब हम बात करते हैं रिलीजन, ठीक है, तो एक एस्पेक्ट है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का, ये वाला जो फैक्टर है हर केस में वाला एस्पेक्ट सामने आता है। ये जो राम जन्मभूमि केस था उसके अंदर भी आया था, बाबरी मस्जिद वाले केस के अंदर भी। ठीक है, तो क्या क्या कौन कौन सी प्रैक्टिस रिलीजियस असेंशियली असेंशियली रहती है या नहीं रहती, उनको फिर एलिमिनेट कर देती है कोर्ट, बिकॉज दे आर द डेरोगेटरी टू द सम ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी। और नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, विच इज कि जो आपका ये कहा गया कि जो अयप्पा टेम्पल है ना, माना, देखो क्या वो एक नया डिनोमिनेशनल कैरेक्टर है क्या, इसमें ये वाली बात पूछी गई। वाई, इन्होंने कहा कि क्या ये एक नया या अलग से कोई डिनोमिनेशनल कैरेक्टर है क्या। अगर ऐसा है ना, तो ये परमिशिबल है कि नहीं कि जो ये रिलीजियस डिनोमिनेशन की हम यहाँ बात करते हैं, जिसको मैनेज किया जाता है स्टैट्यूटरी बोर्ड, फाइनेंस किया गया अंदर आर्टिकल 290 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जो कि कंसोलिडेटेड फंड से पैसा जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो अगर इस तरीके की इंस्टीट्यूशन है ये, अगर रिलीजियस डिनोमिनेशन है ये, तो क्या इनके पास इस तरीके का कोई भी राइट है, क्या अथॉरिटी है, क्या मोरालिटी है कि वो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हैं भाई। आर्टिकल 14, 15, 39, 41, 51, यानी कि 14, 50, 39, 51 सब वायलेट कर रहे हैं तो ना, तो इज इट परमिशिबल टू वायलेट सच वेरी वेरी फंडामेंटल और बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट बोला गया इसमें कि जो हमने कहा था ना केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप एक्ट आया था, उसका जो रूल नंबर 3 था उसने बैन कर दिया था। अगर इस तरीके की कोई चीज होती है रिलीजियस डिनोमिनेशन को लेकर के कि भाई विमेन की एंट्री बैन कर दो, है ना, अगर ऐसा है तो क्या ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप विमेन की एंट्री ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स को क्या कर रहे हो, व्हाट
रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, है ना, जबकि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, है ना, इन सब के बेसिस पे तो डिस्क्रिमिनेशन किया जा ही नहीं सकता ना। नेक्स्ट वो ये पूरी बात कहते हैं कि अगर हम इस ये जो कानून बनाया है केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कि एंट्री को लेकर के अथोराइज करता है इनको, अगर ये अल्ट्रा वायरस है तो बेसिकली या तो क्या इसको करेंगे कि या तो परमिट किया जाए, है ना, अगर नहीं भी है, इंट्रा वायरस है, तो कौन कौन से प्रोविजन इसके वायलेशन में है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन सबको क्या करो, नल एंड वॉइड। तो दीज आर द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, राइट। राइट, बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की। तो व्हाट आर दी आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम द साइड्स ऑफ द पिटिशनर्स, इसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम द साइड्स ऑफ दी आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले डाउट जो लीगल इशू इन्वॉल्व था वो था रिलीजियस डिनोमिनेशन का। तो पिटिशनर्स का दावा था कि ये कोई अलग रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर एंड मैम, इन्होंने कहा कि अगर रिलीजियस डिनोमिनेशन कॉन्स्टिट्यूट होता, अलग होता, तो द प्रैक्टिस जो इसके अंदर फॉलो की जाती है बाय दैट डिनोमिनेशन, वो भी अलग होती ना। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ है नहीं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिस्टिंक्ट होता, सेपरेट होता। लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, देवासम बोर्ड के द्वारा रन किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, विच इज दी आपका सेंट्रलाइज्ड है ना। तो हाउ कैन समथिंग विच इज सो मच ऑर्गेनाइज, सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्टिंक्ट, तो इनको एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ अ सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन को हम अटेंड नहीं करने दे सकते। दिस इज नॉट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। ओके, आ गया समझ? सेकेंड बात कि मान लो एक प्रैक्टिस ऐसी है जो कि डिस्टिंक्ट है फ्रॉम दी अदर हिंदू टेम्पल्स, जो कि दूसरे हिंदू टेम्पल्स हैं उनसे बहुत ही अलग है ना, कि जिसमें विमेन की एंट्री नहीं है, ये सब वो सब, है ना। तो इसमें बात करते हैं कि एक प्रैक्टिस, द मियर डिफरेंस इन प्रैक्टिस जो कि हिंदू टेम्पल्स में होती है, इसको कोई डिफरेंट और सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं देता है, ठीक है। सो ये दूसरा इसका आर्गुमेंट था। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो जब हम बात करते हैं कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस को एग्जामिन किया जाए ना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट और प्रिंसिपल, तो पॉजिटिवली उसको असरटेन करना पड़ता है ना, कि ये प्रैक्टिस जो है वो इन पिथ एंड सब्सटेंस, क्या रियली हम उसको बोल सकते हैं कि एसेंस ऑफ रिलीजन है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो एलिमिनेटेड, रेस्ट्रिक्टेड, है ना, द प्रैक्टिस। देखो यहाँ पे बात रिलीजन की बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो यहाँ पर रिलीजन को लेकर के इन पिटिशनर्स ने क्या बोला, वेरी वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट। इन्होंने कहा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ये तो ना ना कोई रिचुअल है, ना ये एक सेरेमनी है, ठीक है। सो इन्होंने कहा कि हिंदू रिलीजन में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द विमेन होता नहीं है अंदर, है ना। एंड देयरफॉर इट कैन नॉट वायलेट दी आर्टिकल 14। हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं रिलीजन की, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन जो यहाँ पर किया जा रहा है वो ना इधर रिचुअल है ना इधर सेरेमनी है। तो कैसे ये एस्पेक्ट हुआ पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का कि वो सेल्फ मैनेज इसको कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस बाय द स्टेट, बिकॉज इट इज अ डेरोगेटरी टू द वुमेन एंड डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट द वुमेन ना। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 15(1) का वायलेशन है, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स विच इज अ फिजियोलॉजिकल फैक्टर ऑन द मेंस्ट्रुएशन जो वुमेन में होता है, is exclusive to the women alone. So on the basis of this, no one can discriminate against them. नेक्स्ट इन्होंने कहा कि इस तरीके की प्रैक्टिसेस, डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस क्या करती है कि स्टिग्मा कास्ट कर देती है अगेंस्ट दी विमेन जो कि विमेन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज में है, ठीक है। उनको पॉल्यूटेड कंसीडर करना, है ना। दिस इज ऑल्सो द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17, है ना। एंड उसमें ये कहा गया था आर्टिकल 17 में कि इन एनी फॉर्म यू कैन नॉट हम बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इट इज ऑल्सो इंक्लूड द अनटचेबल एस्पेक्ट, द अनटचेबिलिटी बेस्ड ऑन द सोशल फैक्टर। किसी भी एस्पेक्ट को लेकर के इन एनी फॉर्म यू कैन नॉट ट्रीट एनी वन एज एन अनटचेबल। और यहां पर वही हो रहा है एग्जैक्टली से। नेक्स्ट आर्टिकल 25 की अगर हम बात करें तो उसमें यह था कि हिंदू अगर मैन है तो हिंदू वीमेन भी है। हिंदू वीमेन एज अ हिंदू वीमेन दे हैव राइट टू एंटर इनटू द हिंदू टेम्पल्स, जो कि पब्लिक प्लेस है भाई, है ना। तो ये दिस इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 17, 25, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पोंडेंट का आंसर सुन लो भाई इसका। इन्होंने भी जबरदस्त आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिया, आपको सुनना चाहिए टू अंडरस्टैंड दी होल सिनेरियो। सबसे पहले तो इन्होंने बात कही कि जो केरला एक्ट था पब्लिक वर्शिप्स का एक 1965 का, जो उसके अंदर रूल्स बनाए गए थे वो कॉन्सोनेंस है भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 25 टू बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की यहाँ पे जब हम बात करते हैं, ठीक है। पहला आर्गुमेंट इनका ये हुआ। तो पहला आर्गुमेंट तो दे दिया इन्होंने लीगल,
राइट, क्लियर, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल। सेकंड इन्होंने एक बात कही सोशल, विच इज कि ये जो प्रैक्टिस है ना, दिस इज द ये कस्टम है ऑफ यंग वीमेन को एंट्री ना देने का। ये तो सबरीमाला टेम्पल के जो बेसिक टेनेट्स है ना फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टेम्पल, और जो डीफिकेशन किया गया था लॉर्ड अयप्पा का एंड उनकी वर्शिप का, ये बेसिकली उसका बेसिक टेनेट है। विदाउट दिस द जो टेम्पल है उसका तो अस्तित्व ही नहीं मानेगा। इस लेवल की प्रैक्टिस को यहाँ पर उसका दर्जा मिला। अब सुनना, जबरदस्त चीज बताने वाला हूं आपको। ये वाली प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द प्रैक्टिस ऑफ व्रतम। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, मैं मतलब जब टेम्पल के अंदर आपको एंट्री लेनी होती है उसके पहले 41 दिनों तक, 41 डेज के, आपको एक व्रतम रखना पड़ता है, व्रत, राइट। अब वो क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबरीमाला पिलग्रिमेज के बाद जो जो पिलग्रिम पे जाते हैं, वो बेसिकली देखो इसमें क्या होता है कि जो विमेन है और जो मैन है, वो किस तरीके से इसमें उनको वो डिफरेंटली इसको देखते हैं, है ना। किस तरीके से विमेन जो है, बिकॉज ऑफ देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल दे कैन नॉट कंप्लीट द व्रतम। व्हाई? बिकॉज देखो इसके अंदर अगर मैन इस व्रत को रखता है तो 41 दिनों तक उनको अपने घर से बाहर रहना पड़ता है, या फिर विमेन को उनके घर से बाहर रहना पड़ता है। ओवरऑल जो ओवरऑल फैमिली टाइज होते हैं, ऑल फैमिली टाइज रहते हैं, उनसे इनको क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है फॉर द 41 डेज। उसके बाद ही व्रत कंप्लीट होता है एंड देन यू कैन विजिट द टेम्पल। दिस इज दी। एंड इसमें कहता है कि जो प्रॉब्लम है ना विमेन के साथ, सी दे कॉल्ड इट अ प्रॉब्लम, कि जो 41 डेज होते हैं इसके बीच में उनकी पीरियड्स आए थे, राइट। सो दैट इज व्हाई ये जो पीरियड वाला जो बेसिकली इंसिडेंट होता है, वो इस व्रतम को कंप्लीट नहीं होने देता है, ठीक है। दे वायलेट इट, दे पॉल्यूट इट। सो व्रतम वुमेन्स के द्वारा कंप्लीट कभी होता ही नहीं है, दैट्स वाई उनको एंट्री भी नहीं दी जा सकती ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल aspect of the whole case, the practice of the non entry of the women in the temple। अच्छा सुनो, देखो इसमें ये ऐसा भी होता है कि जो विमेन और मेन है वो दोनों, अगर उनके व्रतम जो रहता है वो टूट जाता है, वो किस तरीके से टूटेगा, अदर एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि अगर उनके घर में किसी का जन्म हो गया, बर्थ होगी, या फिर डेथ हो गई फैमिली में, तो अगले 1 साल तक वो फिर से नहीं जा सकते ना उसके अंदर। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि इट इज ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ द जो सेलिब्रेटेड पिलग्रिम्स आते हैं उसके अंदर, इसलिए विमेन को एंट्री देना उसके अंदर, यंग वुमेन को एंट्री देना नॉट अलाउड। ये उनका आर्ग्यूमेंट एक और रहा रिस्पोंडेंट का। देखो नेक्स्ट बात कही इन्होंने कि हम कोई यहाँ पर ये कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। ये रिस्पोंडेंट कह रहे हैं हम कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज ओनली पार्ट ऑफ एन असेंशियल स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और प्रैक्टिस, ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर पिलग्रिमेजेस से रहता है, ठीक है। तो इन्होंने इसको असेंशियल प्रैक्टिस बता दी। एंड दे आल्सो से कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन इट इज नॉट बेस्ड ऑन द जेंडर, ओके। दे से द फैंसी वर्ड्स लाइक द टेस्ट ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया करना पड़ेगा, नेक्सस जो होता है टू द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड। तो इस तरह की बातें कही। नेक्स्ट की गई कि जो डीटी है, द डीटी जो सबरीमाला में है इन द फॉर्म ऑफ, हम बात करते हैं कि जो है नैष्टिका ब्रह्मचारी, ठीक है, नैष्टिका ब्रह्मचारी है वो। सो इफ यंग वुमेन एंटर द सेलिब्रेट, जो डीटी है, देखिए उनको प्रिवेंट किया जाता है बेसिकली टू टच हिम, टू बेसिकली टू एंटर इनटू द टेंपल, कि वो वायलेट ना हो, पॉल्यूट ना हो, बिकॉज ही इज अ सेलिब्रेट, ब्रह्मचारी है, ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट देखो, एमिकस क्यूरी की हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल। ये क्या इनका इनका क्या एस्पेक्ट रहता है, व्हाट इज एमिकस क्यूरी, क्या होता है बताया कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर दो मुझे। देखो एमिकस क्यूरी ना, इसको हम बोलते हैं फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। दीज आर दी आपके इम्पार्शियल एडवाइजर होते हैं टू द कोर्ट, है ना, समझ के क्या होते हैं, इम्पार्शियल एडवाइजर होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर केस, इन अ पर्टिकुलर केस। तो इन्होंने कुछ सबमिशंस दिए वहां पर। पहली बात तो इन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 25 है इज एन एसेंशियल, एंड जो विमेन का राइट है एज एन हिंदू, कि वो किसी भी हिंदू फेथ या हिंदू फेथ से रिलेटेड, हम बात करते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप में जाकर के एंटर कर सकती हैं। दे हैव इक्वली एंटाइटल्ड टू द फ्रीली प्रैक्टिस द रिलीजन, राइट। पहला आर्गुमेंट इनका ये रहा। देखो सेकंड आर्गुमेंट कितना जबरदस्त रहा इनका। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 17 के अंदर हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी की, याद रिमेंबर हमने बात की थी पिटिशनर्स, तो इन्होंने भी यही कहा कि अगर आप अनटचेबिलिटी की इन एनी फॉर्म में उसको हम बात करते हैं, रिजेक्ट करते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सो व्हाई वी एक्सक्लूड मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन फ्रॉम द रिलीजियस स्पेसेस एंड प्रैक्टिसेस, कि ये उसी के बराबर है जिसमें बेसिकली सालों से, हजारों सालों से ओपरेस्ट कास्ट का
जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है इज एन अनटचेबल, एग्जैक्टली सेम फिनोमिना ही है अकॉर्डिंग टू दी एमिकस क्यूरी। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनना, एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, आर्टिकल 21 की राइट टू प्राइवेसी एंड लिव विद डिग्निटी वाला हमारा जो फंडामेंटल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब हम बात करते हैं ना कि ये जो एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिस है, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो विमेन अपने बहुत अनकंफर्टेबल फील होंगी बताने में अपना जो मेंस्ट्रुअल स्टेटस है या उनकी एज है, मेंस्ट्रुएटल एज है, वो बताने में वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेंगी, डेफिनेटली करेगी भाई। हर किसी का एक अपना प्राइवेट स्पेस होता है, किसी की पर्सनल, राइट, पर्सनल स्पेस है उनका भाई वो। तो हम किस अमाउंट तक फोर्स डिस्क्लोजर के लिए उनको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, है ना। तो ये कंटिन्यूअसली उनकी डिग्निटी को अटैक करता है, उनकी प्राइवेसी को अटैक कर रहा है। सो आर्टिकल 21 को तो नष्ट नाबूद कर दिया न्यू समझ लो इस वाले प्रैक्टिस ने, अकॉर्डिंग टू द एमिकस क्यूरी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, एमिकस क्यूरी बोल रहे हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 उड़ा दिया, आर्टिकल 17 उड़ा दिया, आर्टिकल 25 उड़ा दिया, 21 उड़ा दिया। बात करते हैं 2526 की, कहते हैं कि जो ये जो एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस है इस वाले केस में, वो कैन नॉट बी जस्टिफाइड, नेवर, केवर, नेवर एवर। क्या ग्राउंड्स पर कि द ग्राउंड्स ऑफ हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, जो कि हम बात करते हैं ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की, आर्टिकल 25 2B के अंदर, रिमेंबर हमने बात की थी, है ना। वो देखो यहाँ पर ऊपर, यहाँ पे देखो ये रहा, है ना। तो दिस कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर मिसट्रीटमेंट और द डिसअलाउंसेस, ठीक है, टू दी वुमेन। तो ये मोरालिटी के अंदर नहीं आता ये सब चीजें, आप उसको हटा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, एमिकस क्यूरी कहते हैं कि ये हमारा हो गया 25 26। बात करते हैं कि नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो रिस्पोंडेंट्स है ना वो फेल हो चुके हैं ये प्रूफ करने के लिए कि जो बेसिकली डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड अयप्पा है वो एक अनदर डिनोमिनेशन है, राइट, अनदर डिनोमिनेशन है अंडर आर्टिकल 26। अगर ऐसा होता तो फिर बातें चीजें अलग होती ना, उस टाइम पे एस्पेक्ट अलग होता। तो ये जो डिटर्मिनेशन होता है टू फॉर्मिंग अ डिनोमिनेशनल स्टेटस, तो उनको डिटरमाइन करने के लिए तीन टेस्ट होते हैं। पहला होता है कॉमन फेथ, सेकंड होता है कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड होता है डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन बाय डिस्टिंक्ट नेम, ठीक है। तो ये बात कही गई जैसे कि रिस्पोंडेंट ने यहाँ पर फेल हो चुके हैं वो सब ये सब प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द रिस्पोंडेंट साइड एंड द एमिकस साइड ऑफ एस्पेक्ट एंड द लीगल आर्ग्यूमेंट्स। बात करते हैं जजमेंट, अभी तक सब कुछ सुना कोर्ट ने, जजेस ने, तो उन्होंने यहाँ पर अब जजमेंट दिया, क्या क्या बोला, वेरी वेरी क्रूशियल थिंग। एक वर्डिट के अंदर हम इसी को बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके भाई, देखो सबसे पहले तो ये बात की गई कि जो डिवोटीज है लॉर्ड अयप्पा के वो हिंदूज हैं एंड कोई सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है इनका। सो और ना ही कोई न्यू मैथडोलॉजी उसको बेसिकली टू बी एक्यूरेटली उनको डिटरमाइन करा जाए, राइट, है ना। सो इसको एक डिस्टिंक्ट रिलीजन नहीं मानते ही हैं, जिस तरीके से अगर ये डिवोटीज अगर यहाँ पर क्लेम करते हैं तो दिस इज नॉट अ डिस्टिंक्ट व्हाट रिलीजन, इट इज अ पार्ट ऑफ द हिंदुइज्म। ये बात पहले क्लियर कर दी गई बाय द कोर्ट। नेक्स्ट बात कही गई कि जो अब ये आप बेसिकली परछाई इस्तेमाल कर रहे हो ना, जो ढाल आप इस्तेमाल कर रहे हो कॉलरेबल डिवाइस के तौर पर, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, दिस कैन नॉट बी डन। नो, पब्लिक मोरालिटी मस्ट यील्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सो अगर आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे, यू शुड बी इन कोहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ऐसे ही कुछ भी उठा करके मत ले आओ। सेकंड बात ये गई। अब ये सुनो, बहुत जबरदस्त है, इस इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एसेंशियल प्रैक्टिस, जो कि चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे रिस्पोंडेंट, राइट। हमने कही थी ये बात। देखो इन्होंने कहा कि जो रेस्ट्रिक्शन है वुमेन का एंट्री करने का, तो वो सिर्फ मंडलम और मरक्कर विलक्कू एंड विष्णु डेज के दिनों में किया जाता है। लेकिन 1950 के पहले ना, जब हम बात करते हैं 1950 में या फिर उसके पहले, तो जो साल का पहला धान होता था उसको लेकर के वो विमेन अपने चिल्ड्रंस को लेकर के सेरेमनी में जाती थी, राइट, सबरीमाला टेम्पल के अंदर, दे ऑल विजिटेड टुगेदर। तो अगर उस तरीके की प्रैक्टिस पहले की जाती थी और आज उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, हाउ इट कैन बी एन एसेंशियल प्रैक्टिस। अगर हम ये बात कहते हैं ना कि ये वेरी बेसिस है भाई, बेसिक टेनेट है भाई हमारा, फॉर्मेशन एंड द फाउंडेशन ऑफ द टेम्पल, हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि पहले कोई प्रैक्टिस की नहीं जा रही थी और अब उसको प्रैक्टिस बना रहे हैं हम, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा। नेक्स्ट बात कही, फाइनली बात की कि ये जो एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिस है, जो कि आर्टिकल सॉरी जो कि सेक्शन 3B ऑफ द 1965 के जो रूल्स थे उसके अंदर बनाए गए हैं, ये वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ द हिंदू वीमेन अंडर आर्टिकल 25(1), ठीक है। तो इसको बेसिकली नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, एंड ठीक है, एंड
यस, जो रूल 3B था उसको 1965 एक्ट का उसको नल एंड वॉइड यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन देखो यहाँ पर सबसे स्ट्रेंज बात क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक विमेन थी जो कि जस्ट यहाँ पर एक विमेन जज थी यहाँ पर पूरी बेंच में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, हु इज इंदु मल्होत्रा। इन्हीं का डिस्टिंक्ट जजमेंट, इनका ही डिस्टिंक्ट जजमेंट आया, बाकी सबका कोहेरेंस में था। यानी कि सारे जो मेल हम बात करते हैं ना जजेस थे, उन सबका इसके अगेंस्ट में वर्डिक्ट आया, लेकिन इनका आया 4 में। ठीक है, दिस शी इंदु मल्होत्रा गेव अ डिस्टिंक्टिंग जजमेंट। क्या आर्गुमेंट्स रहे थे इनके? सबसे पहली बात तो इंदु मल्होत्रा जी ने कही, वो ये कही कि ये तो पिटिशनर को एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए कोर्ट को। ये कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि कोई रिलीजियस प्रैक्टिस को स्ट्रक डाउन किया जाए कि नहीं, सिर्फ कुछ सोशल एविल जैसे कि सती, इनको किया जा सकता है बस। तो ये पहला आर्गुमेंट था इंदु मल्होत्रा का। सेकंड, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो आपका आर्टिकल 14 है जिसके अंदर हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, वो ओवरराइड नहीं कर सकता आर्टिकल 25। एवरी पर्सन हैज राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट देयर रिलीजन। इसके अलावा इन्होंने एक और बात इसके अंदर ऐड की, विच इज इन एडिशन टू द टेनेट्स ऑफ देयर रिलीजन। जिस टेनेट की बात कर रहे थे ना रिस्पोंडेंट, डिवोटीज ऑफ द यप्पा टेम्पल, उनकी इन्होंने सपोर्ट किया, इनको उन्होंने बात की गई। नेक्स्ट आर्गुमेंट इन्होंने इन्होंने कहा कि जो लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन जो विमेन की एंट्री पे किया जा रहा है, डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 यहाँ पर वायलेट नहीं हो रहा सर एंड मैम, अकॉर्डिंग टू द इंदु मल्होत्रा। ये कहती हैं अगर विमेन के खिलाफ ये एक डेरोगेटरी या फिर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस होती तो 10 साल से लेकर के 50 साल तक की औरतों को ही क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है भाई? सारी वुमेन्स को ही किया जाना चाहिए था ना फिर तो। ये वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, मेरा पर्सनल ये पर्सपेक्टिव है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। लास्ट इन्होंने एक और बात की, इन्होंने कहा कि जो ये 1965 के रूल्स है सेक्शन 3B, ये अल्ट्रा वायरस नहीं है सर एंड मैम। इन्होंने कहा इंदु मल्होत्रा जी ने, क्यों? क्योंकि ये एक एक्सेप्शन कार कर रहा है, अलग से एक एक्सेप्शन निकाल के रखता है इन केस ऑफ पब्लिक वर्शिप, ओनली इन द केस ऑफ पब्लिक वर्शिप। तो अगर इस तरीके की प्रैक्टिस की जा रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो उनके मैटर्स ऑफ रिलीजन, उनके अफेयर्स में टू मैनेज देयर अफेयर्स, ये उनके सेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनके सेक्ट का राइट है, ये इनको इन्होंने कहा है। ठीक है, तो लीगलिटी को मानती है 1965 का जो सेक्शन बी था 3B, उसको उसकी लीगलिटी मानती है। ठीक है, बट जो मेजोरिटी जजमेंट था उसने इसको डेरोगेटरी माना एंड इसको उड़ा दिया। ठीक है, तो अकेली इंदु मल्होत्रा जो थी उनके ये पर्टिकुलर डिसेक्टिंग जजमेंट था। राइट, बात करते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस तो वही होगी ना कि अपहेल्ड कर दिया कि जो वुमेन राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट देयर रिलीजन। ठीक है, ये उनको राइट मिला, आई मीन राइट मिला नहीं, उसको एसेंशियली अपहेल्ड किया गया। नेक्स्ट की जो जजमेंट था उसने रीअफर्म कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रांसफॉर्मेटिव कैरेक्टर है। ठीक है, और उसकी सेंट्रलिटी किसके अंदर डिपेंड करती है? हमारे फंडामेंटल राइट्स में, डेफिनेटली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या रहा इसका? इम्पैक्ट ये रहा सर एंड मैम कि जो डिवोटीज थे बेसिकली उन्होंने रेजिस्ट किया स्ट्रांगली कि ये वुमेन्स की एंट्री नहीं होना चाहिए। फिर पुलिस सिक्योरिटी वहां पे लगाई गई वुमेन की एंट्री के लिए। ठीक है, तो बड़ा पंगा हुआ था, बड़ा हंगामा हुआ था उस टाइम पे, राइट? ओके, सो और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कही थी कि 2019 में ही कि हम इस वाले वर्डिक्ट को ना वापस से रिव्यू करेंगे 2019 में। अच्छा, प्रेजेंट स्टेटस देखे तो बेसिकली बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने काफी सारे इंटरव्यू लिए थे द वुमेन्स जो एंट्री उसके अंदर किया गया था, तो उनकी कंडीशंस को लेकर के कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट था वो क्या एक्चुअली में इंप्लीमेंट हुआ क्या। तो उन्होंने निराशा से भरे आंसर दिए। क्यों? उन्होंने कहा कि जो बेसिकली इंप्लीमेंटेशन जो है वो एक्यूरेटली नहीं हो पाया है, विमेन को एंट्री में आज भी उतनी दिक्कत होती है। ठीक है, तो वर्डिक्स बहुत आए थे, हम लीगल एस्पेक्ट पढ़ लेते हैं, जजमेंट पढ़ लेते हैं, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट इज द इम्पैक्ट। क्या वो जजमेंट और वर्डिक्ट इम्पैक्ट लेकर के आया क्या जमीनी स्तर पर? तो ये तो आज भी चर्चा का बेसिकली टॉपिक है ना, काफी ज्यादा खबरें इसको लेकर के आती रहती है, तो उस पर जो है नजर रखे अपनी। ठीक है, एंड अगर कुछ भी नया इसके अंदर आता है तो वी विल एडिट, राइट? अंटिल देन just like, share and subscribe IS Marathon. In the next lesson, we will discuss the Joseph Shine versus Union of India, तो 2018 का एक केस था जिसके अंदर एडल्ट्री के बारे में कही थी कि एडल्ट्री क्या क्रिमिनल ऑफेंस है क्या। ठीक है, तो यही था,
मिलते हैं अगले समय, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।